यूक्रेन रूस के बीच जंग में स्थिति इस समय संदिग्ध बनती जा रही है। एक तरफ यूक्रेनी फोर्स पूर्व और दक्षिण की तरफ बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ रशियन आर्मी पीछे भी हट रही है। दावा किया जा रहा है कि रशियन फोर्स जंग में यूक्रेन के मुकाबले कमजोर दिख रही है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सवाल इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने रशियन नेशनल मीडिया पर एक स्पीच दी है, जिसमें उनके शब्दों की गरज से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पीछे हट रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि रूस अब प्लान बी के साथ यूक्रेन के वॉर जोन में उतर रहा है। तो क्या वाकई इस जंग का भविष्य महाविनाश है? देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न्यूक्लियर एज, महाविनाश का फेज। रूसी एक्शन ने डराया, विध्वंस का संदेह गहराया। यूक्रेन रूस के बीच जंगी हालात इस वक्त इतने असमंजस भरे हैं। दुनिया जिस देश को हथियार और जंग से जुड़े उपकरणों का अनुकरण करके विकास करती है, दुनिया जिस देश को देखकर अंतरिक्ष तक जाने की कल्पना को साकार करती है, और दुनिया जिस देश के हथियारों की संख्या से ही अपने हथियारों की तुलना करती है, सोचिए क्या कभी वो यूक्रेन में बैकफुट पर आ सकता है? अगर अमेरिका और यूरोपियन देशों की मदद से हासिल हथियारों के दम पर यूक्रेनी फोर्स रशियन आर्मी पर अटैक करने में कामयाब होती है, तो भी क्या रशियन हथियार पश्चिमी देशों के हथियारों के मुकाबले कम ताकतवर साबित हो सकते हैं? या रूस की जो आर्मी सीरिया समेत दुनिया के कई हिस्सों में तैनाती के अनुभव बटोर रही है, यूक्रेन की वो सेना सिर्फ घरेलू प्रैक्टिस जोन में तैयारी करके रूस पर भारी पड़ सकती है? से दावा यही है, लेकिन क्या यह दावा सही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रशियन सैनिकों के पीछे हटने का मतलब प्लान बी का एक्टिवेट होना हो सकता है। ताजा तरीन आशंका उठती है कि यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में हलचल मचाने वाले ब्लैक सी से, जहां रूस ने भविष्य से जुड़ी आशंका के तहत न्यूक्लियर पनडुब्बियां तैनात की थी, लेकिन न तो इस तैनाती पर जॉर्जिया ने आपत्ति जताई, न ही तुर्की ने, क्योंकि इन देशों को अच्छी तरह से पता था कि रूस के टारगेट पर था पूरा यूक्रेन। अब इस समंदर से रूस अपनी सभी पनडुब्बियां हटा रहा है। तो क्या रूस ने यूक्रेन के वॉर जोन के लिए किसी बड़े एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है? और अगर हां, तो फिर वो एक्शन क्या होगा? क्या रशियन एक्शन के तहत दुनिया को दहलाने वाले हथियार का इस्तेमाल होगा? क्या रूस ने इस जंग को अपनी इमेज का सवाल बना लिया है और रूस इस इमेज को बचाने के लिए हर तरह के साधनों का इस्तेमाल करके रहेगा? जाहिर है रूस हर तरह के साधन का इस्तेमाल करेगा, लेकिन हर साधन का इस्तेमाल हालात पर निर्भर करेगा।
बताया जाता है कि रूस ने खुद को डोनबास रीजन तक सीमित रखने का फैसला किया है और डोनबास रीजन में जनमत संग्रह कराकर रूस दुनिया को यह बताना चाहता है कि इस तरह से हमला करना दरअसल वो यूक्रेन या किसी दूसरे देश की संप्रभुता से खिलवाड़ करना नहीं था, बल्कि रूसी मूल के लोगों के अधिकार की सुरक्षा करना था। सवाल यह है कि वो हालात कौन से हैं जिनमें रूस अपने पास मौजूद साधनों के इस्तेमाल का दावा करता है, और क्या जो संदिग्ध हालात बनाए जा रहे हैं वो किसी ऐसे साधन के इस्तेमाल की तरफ इशारा है। जो महाविनाश की शुरुआत करेगा। इन तमाम सवालों का जवाब युद्ध विश्लेषकों के विश्लेषण के आधार पर समझ लीजिए। जानकारों के मुताबिक रूसी सेना ने अब अपना दायरा यूक्रेन में सीमित कर लिया है। डोनबास रीजन को छोड़कर रूसी सेना खुद पीछे लौटने लगेगी। दक्षिणी हिस्से में खेरसोन को भी रूसी फोर्स खाली कर देगी, लेकिन खार्किव, लोहांस्क और डोनेस्क पर रशियन फोर्स तैनात रहेगी। इसलिए पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर यूक्रेन के अटैक पर रूस की प्रतिक्रिया सख्त नहीं होगी, जबकि डोनबास रीजन पर अटैक होने पर रूस किसी भी हद तक जाएगा। सवाल यह है कि डोनबास को बचाने के लिए रूस की वो हद क्या होगी? क्या रूस की तरफ से न्यूक्लियर अटैक की आशंका बढ़ जाएगी? ऐसा लगता तो नामुमकिन है, लेकिन यूक्रेन में बारूद बरसाकर रूस ने दुनिया को पहले ही बता दिया है कि प्रेसिडेंट पुतिन के लिए किसी भी तरह के फैसले पर रजामंदी देना नामुमकिन नहीं है। वो हर नामुमकिन के हालात को मुमकिन बना सकते हैं। इसका उदाहरण है प्रेसिडेंट पुतिन का टेलीविजन पर दिया हुआ बिल्कुल नया बयान। पुतिन के ये शब्द सामान्य नहीं हैं, बल्कि वो गरज रहे हैं, जिसका इशारा साफ है कि अब डोनबास रीजन को लेकर उन्होंने आर पार की जंग का मन बना लिया है। और इस जंग में भी जो रूस के सामने आएगा, एक सीमा के इंतजार के बाद नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? यूएनएससी और नाटो की प्रतिक्रिया से समझिए। व्हाइट हाउस से जारी जवाब में जॉन किर्बी ने साफ साफ कह दिया, अगर पुतिन एटमी हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे। इसके अलावा रूस की तरफ से बड़ी तैनाती संकेत है कि जंग जारी है। ठीक ऐसे ही नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने भी सख्त रुख दिखा दिया। स्टोल्टेनबर्ग के मुताबिक रूस के न्यूक्लियर रुख में कोई बदलाव नहीं देखा गया है, लेकिन रूस को कभी भी परमाणु युद्ध शुरू नहीं करना चाहिए। हालांकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इन हालातों में भी शांत हैं। उनकी माने तो रूस न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि दुनिया रूस को एटमी हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देगी। यानी डोनबास को स्वतंत्र रीजन घोषित करने के लिए रूस के राष्ट्रपति किसी भी सीमा तक जाएंगे, फिर चाहे रूस को न्यूक्लियर हथियार ही इस्तेमाल क्यों न करने पड़े। हालांकि इसकी संभावना अभी कम है, लेकिन रूसी आर्मी के पीछे हटते कदमों से बने संदिग्ध हालातों का इशारा ये भी है कि असंभव कुछ भी नहीं। यूक्रेन में अगर न्यूक्लियर अटैक के हालात बनते भी हैं तो रूस के पास इसको लेकर दो विकल्प हैं। पहला विकल्प खुद न्यूक्लियर अटैक करना, जबकि दूसरा विकल्प न्यूक्लियर परमाणु प्लांट्स के जरिए यूक्रेन से लेकर वेस्टर्न कंट्रीज तक तबाही लाना। और दूसरा विकल्प उसके लिए ज्यादा आसान होगा, क्योंकि यह जंग के बीच किसी हादसे जैसा लगेगा। ये यूक्रेन का ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है।
जहां अंदर तक न सिर्फ रशियन फोर्स दाखिल हुई बल्कि इससे मचने वाली तबाही से यूक्रेन को बचाने के नाम पर कब्जा भी जमा लिया। लेकिन न्यूक्लियर हादसे की आशंका अब इसी प्लांट की वजह से पनप रही है। दरअसल ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट फिर से आग की चपेट में है। एनर्गोएटम की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लांट से धमाकों की 7 से ज्यादा आवाजें सुनाई दी हैं। दावा यह भी है कि इस प्लांट की पावर यूनिट नंबर 6 के इक्विपमेंट क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यानी ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट से यूक्रेन के महाविनाश की आशंका ने जन्म ले लिया है। हालांकि इसका यह मतलब कतई नहीं है कि रूस ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों की बर्बादी के लिए इरादतन कोई हमला किया। हो सकता है कि जंग के बीच आग लगने की घटना से वाकई ऐसा कोई हादसा हो गया, लेकिन यही हालात यूक्रेन और पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है जो रूस के बनाए हालातों से जारी हुई है। रही बात यूक्रेन में सैनिकों की बताई जा रही कमी की, तो उसे भी खत्म करने का प्लान रूस में अमल में आ चुका है। इस प्लान के तहत प्रेसिडेंट पुतिन ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। रूस की इतनी बड़ी संख्या में सैन्य तैनाती का ऐलान शंका को जन्म दे रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार रूस ने इतनी बड़ी सैन्य तैनाती के आदेश दिए हैं। दावे के तहत रूस के नए सैनिकों की तैनाती पूर्वी यूक्रेन के कब्जे वाले 4 क्षेत्रों में की जाएगी और इतनी बड़ी सैन्य तैनाती का कारण बताया जा रहा है डोनबास रीजन में जनमत संग्रह। यानी डोनबास रीजन में जो जनमत संग्रह होगा उसमें करीब 3 लाख रिजर्व सैनिक अपनी सेवाएं देंगे। लेकिन इस तैनाती का दूसरा मतलब यूक्रेन के खिलाफ एक्शन का प्लान बी भी माना जा रहा है, जिसे ब्रिटिश विदेश मंत्री गिनियन कीगन ने भी साफ कर दिया है। उनके मुताबिक रूस की सैन्य तैनाती की घोषणा युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश है, जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। वहीं लंदन के किंग्स कॉलेज में युद्ध अध्ययन विभाग के रिसर्च में दावा किया गया कि रूस की इतनी बड़ी तैनाती से भी जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी, यानी हालात आशंका से घिर गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।